नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद और पूरे जोश और जुनून के साथ इस क्लास में आप लोग होंगे और देखेंगे कि अभी तक जो आपने पढ़ा है कि पहली क्लास जो वर्णमाला की हुई थी, उसके बाद ब्राह्मचिन्ह और ब्राह्मचिन्ह के बाद जो क्लास आज की है इसमें आप पढ़ेंगे शब्द रचना। ठीक है, तो शब्द रचना में क्या है, तो पहले तो देखेंगे कि शब्द रचना है क्या ना। शब्द रचना, तो शब्द रचना की यदि बात करेंगे तो शब्द रचना में सबसे पहले आएगा कि सर शब्द क्या है ना। पहला पॉइंट कि शब्द क्या है, तो नोट करेंगे इसकी परिभाषा कि एक से अधिक अक्षरों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो शब्द रचना के टॉपिक में शब्द था कि एक से अधिक अक्षरों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद यदि तुमसे पूछा जाए कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट है कि शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक, शब्द के दो भेद होते हैं और शब्द के दो भेद में नंबर एक होता है सार्थक शब्द। नंबर एक होता है सार्थक शब्द और नंबर दो होता है निरर्थक शब्द। नंबर एक होता है सार्थक शब्द और नंबर दो होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, तो शब्द रचना में जो शब्द रचना टॉपिक है, तो शब्द रचना में शब्द किसे कहते हैं, तो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर जो शब्द का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। और शब्द के दो भेद होते हैं ना, पेपर में आ जाए कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। यदि सार्थक शब्द की बात करेंगे तो सार्थक शब्द में कहेंगे कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, और निरर्थक में निरर्थक में अगर आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो जिनका कोई अर्थ ना निकले। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले। जिनका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि शब्द के दो भेद यानी कि सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्द की यदि बात करेंगे तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक में जिनका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो सार्थक शब्द को यदि संक्षेप में देखेंगे कि सार्थक शब्द है क्या। ठीक है, तो सार्थक शब्द यदि बात करेंगे तो सार्थक शब्द भी इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्थक शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, अब विकारी शब्द के बारे में यदि पता किया जाए तो विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन या बदलाव किया जा सके। ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन या बदलाव किया जा सके। ठीक है, तो इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद अविकारी ऐसे शब्द जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो हो रहा आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो पूरे जोश और जुनून के साथ आप इस कक्षा में बने रहिए। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको संपूर्ण जानकारी हिंदी की मिलेगी। तो बेकारी शब्द में देखेंगे कि ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन या बदलाव किया जा सके, बेकारी शब्द। और अबेकारी शब्द की बात करेंगे तो कहेंगे सर ऐसे शब्द जिनका कोई परिवर्तन यानी कि जिसमें कोई चेंजमेंट यानी कि कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, वो अबेकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे तो बेकारी शब्द में बहुत से शब्द मिलेंगे। जैसे बेकारी शब्द की बात करेंगे तो बेकारी शब्द के जो प्रकार मिलेंगे, तो बेकारी शब्द में एक मिलेगा, एक मिलेगा रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और या फिर कह सकते व्युत्पत्ति के आधार पर। बहुत बार पूछा गया जी पेपर में, रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब कहेंगे सर व्युत्पत्ति क्या है, तो व्युत्पत्ति का मतलब यह है कि जब हिंदी की उत्पत्ति हुई थी उस समय रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद थे, ठीक है, शब्द के भेद, तो शब्द के तीन भेद थे, शब्द के तीन भेद, तीन भेद। अब शब्द के तीन भेद में भी कौन कौन से थे, तो नंबर एक में कहेंगे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, और नंबर दो में रहेगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और नंबर तीन में रहेगा योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, योगरूढ़ शब्द। तो बेकारी में रचना या बनावट के आधार पर यदि बात करेंगे कि बेकारी शब्द में रचना या बनावट के आधार पर सर आ जाएं, तो फिर या व्युत्पत्ति के आधार पर भी पूछा जाए कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बताएंगे कि रूढ़ शब्द तीन बताना है। उसके बाद पहले नंबर में है रूढ़ शब्द, और दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ठीक है, यदि रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को कि रूढ़ शब्द क्या है, तो नोट करेंगे रूढ़ शब्द में ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका जिनका खंडन ना किया जा सके, ऐसे शब्द जिनका खंडन ना किया जा सके, ना किया जा सके, ना किया जा सके, या फिर कह सकते जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, तो कैसे शब्द कहलाएंगे, तो कहेंगे सर रूढ़ शब्द की यदि बात करेंगे तो ऐसे शब्द जिनका खंडन ना किया जा सके या जिनको तोड़ा ना जा सके, कैसे शब्द कहलाते, रूढ़ शब्द। और जैसे में यदि रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो जैसे में एक शब्द आ जाता है घोड़ा, ठीक है, फिर आ जाएगा लोटा, ठीक है, फिर आएगा क्रोध, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा राम, ठीक है, और डॉट डॉट करके आदि, यानी कि और भी आगे हैं तो अपन आदि लिख देंगे। तो जो शब्द आएंगे रूढ़ शब्द में ऐसे शब्द जिनका खंडन ना किया जा सके या जिनको तोड़ा ना जा सके, तो ऐसे शब्द जो कहलाएंगे वो कहेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, और इन्हीं को मूल शब्द भी कहा जाता है, इन्हीं को मूल शब्द भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, मूल शब्द भी कहा जाता है, मूल शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब बात आएगी यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द, यदि यौगिक शब्द की बात करेंगे तो कहेंगे यौगिक शब्द में ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संधि, संधि के होते हैं, ऐसे शब्द जो संधि के होते हैं या किसी
शब्दों के योग से बनते हैं, किसी शब्दों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, ठीक है। या फिर अर्थात करके कह सकते, ठीक है, अर्थात करके संधि के सभी उदाहरण, संधि के सभी उदाहरण, संधि के सभी उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे कि यौगिक शब्द की बात कर रहे थे, तो यौगिक शब्द जो हैं वो हमने बताया कि ऐसे शब्द जो संधि के होते हैं, ठीक है, संधि के कोई भी एग्जाम्पल, या फिर किसी शब्दों के योग से बनते हैं, दो या दो से शब्द से मिलकर बनेंगे, या फिर संधि के सभी उदाहरण, या संधि के सभी उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे में, तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कहते हैं परमात्मा, ठीक है, परमात्मा एक संधि है। परमात्मा के बाद यदि कहते हैं तो परमानंद, परमानंद, फिर कहते हैं तो कारखाना, कारखाना, फिर कौमा पाठशाला, पाठशाला, ठीक है, आदि, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संधि के होते हैं या फिर किसी शब्दों से मिलकर बनते हैं या उनके योग से बनते हैं, या अर्थात संधि के सभी उदाहरण, अपन एक लाइन में ऐसे भी कह सकते कि संधि के सभी उदाहरण जो भी होंगे सर उनको भी यौगिक शब्द कहेंगे, जैसे परमात्मा, परमानंद, कारखाना, पाठशाला आदि, ठीक है। उसके बाद यदि योग रूढ़ की बात करेंगे, ठीक है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो योग रूढ़ शब्द में कौन से आ जाएंगे, तो कहेंगे योग रूढ़ में बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीही समास के, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीही शब्द के सभी उदाहरण जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल में जैसे बहुत ज्यादा पेपर में आता, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है लंबोदर, ठीक है, लंबोदर पेपर में आएगा, लंबोदर निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, तो उसमें लंबोदर आएगा, पंकज आ जाएगा, चक्रपाणी आ जाएगा, वज्रपाणी आ जाएगा, शूलपाणी आ जाएगा, ठीक है। जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए आपको ये सभी बहुब्रीही समास के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लंबोदर के बाद कहेंगे पंकज, ठीक है, और पंकज के बाद लिखेंगे शूलपाणी, शूलपाणी के बाद लिखेंगे वज्रपाणी, वज्रपाणी, ठीक है, और वज्रपाणी के बाद लिखेंगे चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है, और आदि, यानी कि बहुब्रीही समास की। अब क्या देखेंगे, जैसे शब्द रचना की बात करेंगे तो शब्द रचना में सबसे पहले आज अपन ने शब्द देखा, और शब्द में क्या थे कि एक से अधिक अक्षरों के मेल से जो शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्द के व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर तीन भेद, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक, एक योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द में अभी हमने पढ़ाया कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका खंडन ना किया जा सके या जिनको तोड़ा ना जा सके, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द में ऐसे शब्द जो संधि के एग्जाम्पल यानी कि संधि के उदाहरण होते, या फिर अपन कह सकते कि संधि के सभी उदाहरण, जितने भी आपको संधि के उदाहरण देखने को मिलेंगे सभी संधि शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद योग रूढ़ की बात, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज, शूलपाणी, वज्रपाणी और चक्रपाणी, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत टॉपिक जो है वो संज्ञा है ना, संज्ञा आती है। और संज्ञा में सबसे पहले तो पॉइंट आएगा संज्ञा। संज्ञा कैसा शब्द है तो नोट करेंगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, नोट करेंगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक कैसा शब्द है तो दूसरा पॉइंट भी नोट करेंगे, संज्ञा एक
विकारी शब्द है। संज्ञा एक कैसा शब्द है? पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है, तो उसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। और यदि परिभाषा की बात करेंगे संज्ञा की, तो किसी, सबको याद रहती है ये परिभाषा, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु तथा स्थान के नाम को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मोस्टली पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या परिभाषा बताई, तो परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी तुमने देखा होगा, जैसे मैं किसी भी व्यक्ति का हम नाम लिख दें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मनोज। ठीक है, तो मनोज एक नाम है और किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए मनोज में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद यदि हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो मनोज के बाद हमने लिख दिया ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल भी एक स्थापित वास्तुकला का नाम है। ठीक है, तो ताजमहल, और ताजमहल के बाद यदि हम लिख दें दिल्ली, तो दिल्ली एक शहर का नाम है। ठीक है, ऐसे करके आदि। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा की बात करेंगे, तो संज्ञा में, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, तो होता है नाम। ठीक है, उसके बाद संज्ञा एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, जैसे मनोज, ताजमहल, दिल्ली आदि। ठीक है, उसके बाद इसका जो मोस्टली पॉइंट है उस पॉइंट को देखेंगे, तो इसमें एक पॉइंट आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, नोट करेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर बहुत पूछा जाता जी। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पूछेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे सर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। अब कौन कौन से भेद? नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरे नंबर में पॉइंट आएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरा जो अगला पॉइंट बनेगा कि हिंदी में संज्ञा के, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हिंदी में संज्ञा के कितने भेद, या फिर उसी को कह सकते कितने प्रकार की होती है। ठीक है, भेद या प्रकार, तो कहेंगे 5 प्रकार की। ठीक है, हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और यदि व्युत्पत्ति के आधार पर आ जाएगा तो आपको बताना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक की बात कहेंगे जातिवाचक, और जातिवाचक की बात कहेंगे भाववाचक संज्ञा। और जे पॉइंट मोस्ट है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो 3 भेद। उसके बाद जो 5 प्रकार की संज्ञा है, तो 3 तो आपके सामने है। उसके बाद जो चौथी नंबर की संज्ञा होती है वो एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसको नोट करेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 में आ जाएगी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई गई। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, बहुत मोस्टली पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है और बच्चे 5 लगा के आते। ठीक है, तो 3 होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की या कितने भेद होते हैं, तो फिर बताएंगे ऐसी स्थिति में कि 5 होते सर। और 5 में कौन कौन से नाम आ जाएंगे, तो 2 नाम और आ जाएंगे, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती समूहवाचक संज्ञा। अब तुम लोग कहोगे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक का निर्माण कैसे हुआ, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा का निर्माण ऐसे हुआ कि जब ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्युत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि जब हिंदी की व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति हो गई थी, तब ये 3 संज्ञा का निर्माण हो गया था। उसके बाद कुछ और प्रकांड विद्वान आए तो उन्होंने द्रव्यवाचक का निर्माण कर दिया, जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद समूहवाचक,
का निर्माण भी उन्होंने कर दिया। उसके बाद देखेंगे अब इसको क्रम से, है ना। तो पहली बात, यदि पहली संज्ञा की बात करेंगे तो पहले नंबर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को यदि डिटेल से पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहेंगे कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्तियों, व्यक्ति की जगह व्यक्तियों का बोध कराती है, व्यक्तियों का बोध कराती है, ठीक है। तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्तियों का बोध कराती है, कौन सी संज्ञा कहलाती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और आदि, ठीक है। उसके बाद यदि जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा दूसरे नंबर में है जातिवाचक संज्ञा। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे तो कहेंगे जो संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जो संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जो संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है, कौन सी संज्ञा कराती है, तो नोट करेंगे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में कि ऐसी संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, कौन सी संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक। और एग्जाम्पल में जैसे में देखेंगे इसमें, तो जैसे में एक शब्द आ गया नदी, ठीक है, एक शब्द आ गया नदी, तो नदी कौन सी, नदी में जातिवाचक संज्ञा। एक शब्द आ गया लड़का, ठीक है, लड़का में जातिवाचक संज्ञा। फिर हम कहते हैं पहाड़ में भी जातिवाचक संज्ञा। फिर हम कहते हैं कुर्सी में भी जातिवाचक संज्ञा। फिर हम कहते हैं बैल में भी जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि हमने बोला है नदी, ठीक है, तो नदी में कौन सी संज्ञा है, तो अभी हमने बताया कि नदी में जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि नदी एक शब्द है और एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और क्योंकि अभी जे क्लियर नहीं हो पा रहा है, जे क्लियर नहीं है इसमें कि किस नदी की बात की गई, गंगा नदी है कि यमुना नदी है कि सरयू नदी है कि सिंधु नदी है, यानी कि तमाम प्रकार की जो नदियां भारत में भी हैं और अन्य देशों में भी है, यानी कि पड़ोसी देशों में या पूरे अंतर्राष्ट्रीय चराचर जगत में जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदी के अंतर्गत आएंगी। तो नदी एक क्या है, जाति, नदी एक क्या है, जाति शब्द, ठीक है, जो संपूर्ण नदियों की जाति के बारे में बता रहे। ठीक उसी प्रकार यदि लड़कों की बात करेंगे कि लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो लड़का में भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जितने भी लड़के आएंगे चाहे काले हों चाहे गोरे हों वो सभी जातिवाचक में आएंगे। और पहाड़ की बात करेंगे तो पहाड़ में भी जातिवाचक संज्ञा है, और कुर्सी की भी बात करेंगे तो कुर्सी में भी जातिवाचक है, और बैल में भी कहेंगे तो बैल में भी जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ देखेंगे, अगर हम गंगा नदी की बात करेंगे, अगर हम कह दें कि गंगा नदी, ठीक है, अभी नदी बस की बात हो रही थी, अब हमने कह दिया कि गंगा नदी, तो नदी के आगे हमने उसका नाम दे दिया है गंगा। और जब किसी जातिवाचक संज्ञा के साथ में उसका नाम यदि क्लियर कर दिया जाएगा तो वहां पर ऐसी स्थिति में फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। वैसे यदि हम लड़का अभी तक कह रहे थे जातिवाचक संज्ञा, यदि लड़का में हम किसी का नाम दे दें, जैसे हमने कह दिया रमेश, ठीक है, ये वही रमेश है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू,
ठीक है। तो रमेश, रमेश एक नाम है लड़के का, और रमेश में कह सकते कौन सी संज्ञा है, तो कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और यदि लड़का कहेंगे तो लड़का में जातिवाचक संज्ञा। वैसे यदि पहाड़ की बात करेंगे तो पहाड़ में जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन यदि हम कह दें कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत, तो ऐसे हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे तो फिर संज्ञा आएगी भाववाचक संज्ञा, ना। तो तीसरे नंबर की जो संज्ञा रहेगी वो रहेगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे तो नोट करेंगे, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, जो संज्ञा किसी व्यक्ति के गुण, व्यक्ति के गुण कौमा दोष तथा धर्म एवं भाव को व्यक्त करती है, एवं भाव को व्यक्त करती है, भाव को व्यक्त करती है, कौन सी संज्ञा कहलाती, तो कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, नोट करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति के गुण दोष धर्म एवं उसके भाव को व्यक्त करती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अब इसके कुछ इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए इसके नियम हैं, तो आप इसको जरूर नोट करेंगे। जैसे कि किसी भी संज्ञा शब्द के पीछे बड़ा ता आ जाए, ठीक है, बड़ा ता आ जाए, या फिर आ जाए बड़ापा, या फिर आ जाए इमा, या फिर आ जाए त्वा, ठीक है, या फिर त्वा आ जाए, या फिर आ जाए पन, या फिर आ जाए पन। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जैसे ता, बड़े ता की बात कर रहे, तो अब जैसे मित्र शब्द है, मित्र कैसा शब्द है, तो मित्र कहेंगे सर मित्र संज्ञा शब्द है, मित्र कैसा शब्द है, तो मित्र एक संज्ञा शब्द है, और मित्र संज्ञा शब्द से यदि भाववाचक संज्ञा बनेगी तो बनेगी मित्रता, क्या बनेगी, मित्रता। वैसे ही उसी प्रकार बनेगी, ठीक उसी प्रकार शत्रुता, ठीक है, और शत्रुता के बाद बनेगी गुरुता, और गुरुता के बाद बनेगी ममता, ठीक है, अच्छे से नोट करते जाना, ठीक है। तो बड़े ता में मित्र से, मित्र क्या है, संज्ञा शब्द, वैसे ही शत्रु भी संज्ञा शब्द है, और गुरु भी संज्ञा शब्द है, और मम भी एक संज्ञा शब्द है, इसीलिए मित्र से बनेगी मित्रता, और शत्रु से शत्रुता, और गुरु से गुरुता, और मम से बनेगी ममता, ठीक है। बड़े पा की बात करेंगे तो इससे बनेगी बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा, बहुत पूछी जाती, बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और बुढ़ापा के बाद एक आता है मोटापा, ठीक है, जिनके पीछे बड़ा पा आ जाए और जिनके पीछे बड़ा ता आ जाए उसमें भाववाचक संज्ञा। अब इमा की बात करेंगे तो एक आती है कालीमा, ठीक है। अब जे कालीमा, जब बादल की काली काली घटाएं छा जाती तो उसको कहते हैं कालीमा, उसको नाम दिया गया कालीमा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद एक आती है लालिमा, ठीक है, तो कालीमा और लालिमा, इसमें इमा प्रत्यय है। और त्वा में, त्वा की बात करेंगे तो इससे बनेगा गुरुत्व, फिर बनेगा मित्रत्व, ठीक है, यहीं से पेपर में पूछी जाएगी मित्रत्व, और फिर आ जाएगा शत्रुत्व, ठीक है। और यहां बनाएंगे तो अपनत्व भी आ सकता है इसमें, अपनत्व, ठीक है। अपनत्व के बाद आ जाएगा ममत्व, ठीक है, इसमें भी त्वा लग जाएगा। फिर पन की बात यदि करेंगे तो इसमें आ जाएगा अपनापन, अपनापन पन से बनेगा, और लड़कपन भी बन जाएगा, लड़कपन से बन जाएगा। फिर आ जाएगा बचपन, बचपन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आएगी। यानी कि भाववाचक संज्ञा की जब बात करेंगे तो कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा में इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति के गुणों के बताएगी, या फिर उनके दोषों को बताएगी, या फिर धर्म या उसके भाव को व्यक्त करेगी, तो ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और फिर इसके इंपॉर्टेंट जो नियम थे वो आपके सामने जो नियम है, अगर ये नियम आपको याद रहेंगे तो फिर आपको भाववाचक संज्ञा लगाने से कोई नहीं रोक सकता और कभी गलत नहीं होगी। जैसे कि बड़ा था, यानी कि किसी भी संज्ञा शब्द में या किसी भी संज्ञा वाले शब्द में
पीछे यदि बढ़ाता प्रत्यय जुड़ा है तो तुम समझ जाना कि भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्र से बनेगी मित्रता, ठीक है, और मानव से बनेगी मानवता, बहुत मुश्किल, मानव से बनेगी मानवता, ठीक है, और शत्रु से बनेगी शत्रुता, और गुरु से बनेगी गुरुता, और मम से बनेगी ममता, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि बढ़ापा की बात करेंगे तो इसमें बनेगी बुढ़ापा और मोटापा। इमा की बात यदि करेंगे तो कहेंगे सर एक बनेगा कालीमा और एक बनेगा लालिमा। यदि त्वा की बात करेंगे तो एक बनेगा गुरुत्व, एक मित्रत्व, एक शत्रुत्व और एक अपनत्व, एक हो जाएगा ममत्व, ठीक है। और पन की यदि बात करेंगे तो उसमें बनेगा अपनापन, लड़कपन, बचपन, ठीक है। अब चौथे नंबर की संज्ञा की बात करेंगे तो चौथे नंबर में जो संज्ञा आती है वो आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में पहले तो द्रव्यवाचक संज्ञा में कुछ नहीं है, इसमें तो पहले ये समझेंगे कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था, तो एक होती है, एक अवस्था की बात करेंगे तो एक होती है ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था। और दूसरी अवस्था की बात करेंगे तो दूसरी होती है द्रव अवस्था। कौन सी होती है, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और तीसरी अवस्था की बात करेंगे तो तीसरी जो होती है गैस अवस्था, ठीक है, गैस अवस्था। अब इसके एग्जाम्पल भी जो आएंगे पेपर में वो इसी में आएंगे। जैसे द्रव्यवाचक, जैसे आ गया कि पेपर में निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा की जब भी बात आएगी तो जस्ट अपने माइंड में ये जरूर इक्वेशन आनी चाहिए कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसके एग्जाम्पल भी जो पूछेगा एग्जामिनर वो ठोस, द्रव, गैस पर आधारित पूछेगा। जैसे ठोस अवस्था की बात कर दें तो उसमें जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल में लोहा, ठीक है। अब लोहा शब्द आ गया तो लोहा शब्द से क्या समझे, लोहा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कहेंगे सर लोहा शब्द में जो संज्ञा है वो है ठोस वाली। उसके बाद हम कहते हैं ईंट, तो ईंट भी क्या है, एक ठोस अवस्था में पाया जाता, तो वो ईंट में भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ईंट के बाद हम कहते हैं लकड़ी, लकड़ी भी ठोस होती। अब यदि द्रव अवस्था की बात करेंगे तो द्रव अवस्था की बात मतलब द्रव में मतलब तरल पदार्थ, पेय पदार्थ आ जाएंगे। जैसे हम सबसे पहले पेय पदार्थ में पानी आ जाएगा, तेल कह सकते, घी कह सकते, ठीक है, दूध कह सकते, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। यदि गैस की बात करेंगे तो गैस में सबसे पहले आ जाएगा धुआं, ठीक है, गैस में आ जाएगा धुआं, ठीक है। और धुआं के बाद आ जाएगा जैसे ऑक्सीजन गैस हुई, ऑक्सीजन, फिर आ गई हाइड्रोजन, ठीक है। तो जितनी भी गैस हैं गैस के फॉर्म में जो होंगी वो गैसीय अवस्था में आएंगी। और ठोस, द्रव, गैस की जो भी तीनों चीजें होंगी, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस की जो भी तीनों अवस्था में पाई जाएंगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएंगी, ठीक है। किस में हो जाएंगी, तो कहेंगे सर द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो लास्ट में आती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और इसी को कुछ लोग समुदायवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक या फिर कह सकते हैं समुदायवाचक। तो तुम लोग भी समुदायवाचक भी पढ़ लो, समूहवाचक और समुदायवाचक बात एक ही है, नाम अलग अलग है। समूहवाचक तो जो संज्ञा संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराती है, सीधी बात, या समुदाय का बोध कराती है, समुदाय का बोध कराती है, ठीक है। कौन सी संज्ञा कहलाती है, तो कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल भी पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यदि पूछा जाए तो पहला एग्जाम्पल है इसमें सेना, सेना, ठीक है। अब सेना में, अब तुम लोग कहोगे सर सेना कैसे, तो सेना में जो है जैसे हम कहते सेना, अब ये भी पता नहीं चल रहा है सेना में कि भारतीय सेना की बात करी गई, कि अमेरिकन सेना की बात करी गई, कि रूस की सेना की बात करी गई, कि चीनी सेना की बात करी गई। और सेना में कभी भी एक सैनिक नहीं हो सकता, सेना में हमेशा बहुत से जवान होते, तो उसको पूरी को कहते सेना, ठीक है। तो सेना भी एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा, एक समूह बनाएगी। और फिर कह सकते पुलिस, ठीक है, जिस विभाग की आप लोग तैयारी करते तो पुलिस भी इसमें आ जाएगा। और पुलिस के बाद यदि कहेंगे तो भीड़,
भीड़ में भी कभी भी एक लोगों से भीड़ नहीं बनेगी, बहुत से लोग होंगे वहां पे, तब भीड़ जमा होती। भीड़ के बाद कहेंगे बाजार। बाजार में भी बहुत से दुकानदार होते, बहुत से खरीदार होते और घूमने फिरने वाले, तो बाजार लगे, तो बाजार में भी एक भीड़ देखने को मिलेगी। और बाजार के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा जो होता है वो होता है जैसे कि कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में भी भीड़ जमा होती, ठीक है। और फिर कहते हैं अंगूर का गुच्छा, ऐसे भी आ सकते हैं, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। और एक शब्द आता है घोंद, एक बार पेपर में आया था घोंद। अब तुम लोग कहोगे सर घोंद क्या है, तो तुम लिखेंगे केले, केले के गुच्छे को घोंद कहा जाता है, ठीक है। फिर कह सकते हैं चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ठीक है। नक्षत्रों का समूह कह सकते हैं, नक्षत्रों का समूह, नक्षत्रों का समूह, ठीक है। तारों का पुंज कह दें, तारों का पुंज कह दें। ग्रहों का समूह कह दें, ग्रहों का समूह कह दें। तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या बताया हमने, तो समूहवाचक संज्ञा में कहेंगे सर समूहवाचक संज्ञा की जब भी बात आएगी तो जो संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध, यानी कि बोध मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान कराती हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। उसमें एग्जाम्पल आया सेना, पूछा गया था। सेना के बाद पुलिस, भीड़, बाजार, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। अंगूर का गुच्छा, घोंद, घोंद हम बता चुके, केले के गुच्छे को घोंद कहा जाता। फिर कह दें चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद नक्षत्रों का समूह, तारों का पुंज, ग्रहों का समूह, ये सभी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो आपने संज्ञा शब्द, संज्ञा टॉपिक पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, उसी के साथ जय हिंद।